हेलो डियर फ्रेंड्स, एसआर क्लासेस बाय रुपेश मित्रा में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 11th के बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर जीव जगत देखेंगे, जिसका पार्ट 1 है। इसमें हम लोग पार्ट 1 में कुछ टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे, फिर पार्ट 2 में शेष आगे के टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। अगर जो आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा मेरा चैनल, ताकि आपको पार्ट 2 जैसे ही आए और आप तुरंत ही पार्ट 2 देखने के लिए एकदम रेडी बैठ जाएं। ठीक है, जीव जगत के बारे में हम डिस्कस करेंगे और जो कि बायो का फर्स्ट चैप्टर है। चलिए शुरू करते हैं। जीव विज्ञान क्या है, क्योंकि ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम देखेंगे भाई जीव विज्ञान है, क्योंकि आप भाई बायो पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले जानेंगे कि बायो है क्या। बायो शब्द ग्रीक भाषा के 2 शब्दों से मिलकर बना है। किससे? हाँ बिल्कुल, 2 शब्दों से मिलकर बना है। पहला शब्द ध्यान दीजिए भाई, पहला शब्द बायोस और दूसरा शब्द लोगोस, यानी बायोस और लोगोस 2 शब्दों से मिलकर बायोलॉजी बनी है। ये ग्रीक भाषा के शब्द हैं। जिया मतलब ग्रीक भाषा, यानी कि ग्रीक। बायोस, बायोस का मतलब जीवन और लोगोस का मतलब ज्ञान, यानी जीवन का ज्ञान, यानी जीवन का ज्ञान। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं इस शब्द का प्रतिपादन जो है सर्वप्रथम लेमार्क ने 1802 ईस्वी में दिया था, और उन्होंने बताया कि जीव विज्ञान वह शाखा है, कि जीव विज्ञान वह शाखा होती है विज्ञान की जिसके अंतर्गत जीवों का अध्ययन किया जाए, समस्त जीवधारियों का अध्ययन किया जाए। जीवधारी क्या? प्लांट भी हो गए, एनिमल भी हो गए, समस्त जीवधारियों का अध्ययन किया जाए। बिल्कुल, यानी कि जीवन का ज्ञान हासिल करें। कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि जीव विज्ञान वह शाखा है जिसमें समस्त जीवधारियों का हम अध्ययन करते हैं, यानी जिनके बारे में हम पढ़ाई करते हैं। बिल्कुल, चलिए अगला देखते हैं हम क्या है। हमें जीव विज्ञान की डेफिनेशन को बोर्ड पे लिख दिया है। आप लोग वीडियो को पॉज करके डेफिनेशन को क्लियरली से लिख लेंगे। ठीक है, अब हम लोग सजीव और निर्जीव के बारे में पढ़ेंगे। हाँ बिल्कुल, आप लोगों ने बचपन में तो खूब पढ़ा होगा कि सजीव जिनमें जान होती है और निर्जीव जिनमें जान नहीं होती। हाँ, काफी हद तक डेफिनेशन एकदम सही है, पर अब हम क्लास 11th में आ गए हैं भाई, तो थोड़ी बेहतर डेफिनेशन को देखेंगे। नॉर्मली थोड़ी गहराई में चलते हुए डेफिनेशन को हम देखते हैं, और अच्छे से सुनिएगा, बिल्कुल कायदे से, बिल्कुल परफेक्ट। बिल्कुल, चलिए सजीव यानी कि हमारा संसार जो है, हमारे संसार में 2 वस्तुएं यानी 2 प्रकार की वस्तुएं पाई जाती हैं। एक तो सजीव और दूसरी निर्जीव। आपको बताने की कोई भी जरूरत नहीं है सजीव और निर्जीव क्या होते हैं। बायोलॉजिकल भाषा में अगर जो हम देखेंगे तो सजीव क्या होते हैं? जो सेल्स के अंदर जो जीव द्रव्य पाया जाता है, जो सेल्स के अंदर जीव द्रव्य पाया जाता है। हाँ, क्या होता है जीव द्रव्य आगे हम बताएंगे, इसी चैप्टर में आपको हम डिस्कस करेंगे। एक चिपचिपा पदार्थ होता है, अब तभी के लिए आप इतना ही समझ लीजिए, सेल्स के अंदर जीव द्रव्य पाया जाता है। तो जिस प्राणी के जीव द्रव्य में परिवर्तन होता रहता है, कैसा परिवर्तन भाई? भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन होता रहता है, और उसमें परिवर्तन के दौरान उपापचय क्रियाएं संपन्न होती रहे, और जिनमें वृद्धि हो, पर्यावरण का प्रभाव जिन पर पड़ रहा हो, पोषण हो, जनन हो, और वृद्धि हो गई, पोषण हो गया, जनन हो गया, ऐसी कई क्रियाएं जिसमें पाई जा रही है और जीव द्रव्य में लगातार परिवर्तन होता आ रहा है, तो ऐसे जीव सजीव कहलाएंगे भाई। जो निर्जीव होगा उनमें कोई भी जीव द्रव्य में उनमें कोई भी परिवर्तन नहीं होना है, कोई भी परिवर्तन नहीं होना, यानी वो जितनी बड़ी है वो उतनी ही बड़ी रहेंगी,
ना वो बड़ी होंगी, ठीक है, ना वो मोटी होंगी, ना वो दुबली होंगी। हाँ, वो बात अलग है, किसी निर्जीव वस्तु को अगर जो उस पे तुम चाहोगे उसको दुबला मोटा करना तो वो बात अलग है, लेकिन अपने आप कोई भी वो ना चलेंगी, ना फिरेंगी, ना घूमेंगी, एक ही जगह पर वो स्थिर रहेंगी जब तक आप उनको हिलाएंगे डुलाएंगे नहीं। निर्जीव वस्तुओं में, जीव द्रव्य में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, क्योंकि उनका जीव द्रव्य जो होता है खत्म होने लगता है तो, क्योंकि जो मतलब जीव द्रव्य क्या खत्म होने लगता है, जैसे कि मान लेते हैं कोई प्लांट की हम कोई वस्तु बनाते हैं, जब तक लकड़ी भाई ताजा है तब तक उसके अंदर जीव द्रव्य ताजा रहेगा, जाहिर सी बात है, जब तक लकड़ी ताजा है तब तक जीव द्रव्य। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता जाएगा, फर्नीचर उसका बन जाएगा तो उसका जीव द्रव्य सूख जाएगा। जब उसके जीव द्रव्य में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा तो ना उसमें भौतिक होगा, ना रासायनिक परिवर्तन होगा, होना ही नहीं है, ना फिर उसमें ना वृद्धि होगी, ना जनन होगा, ना उस पर कोई भी पर्यावरण का प्रभाव पड़ेगा ज्यादा। हाँ, पर्यावरण का प्रभाव बेहतर नहीं पड़ेगा, नष्ट तो हो जाएगी, ठीक है। तो हमने सजीव और निर्जीव के बारे में देख लिया है। इसके कौन कौन से पॉइंट, सजीव के कौन कौन से पॉइंट्स पाए जाते हैं, ये अभी हम देखेंगे कि सजीव में कौन कौन से लक्षण पाए जाते हैं। चलिए देखते हैं, सजीवों के लक्षण हम लोग देखेंगे, यानी कि जिनमें ये लक्षण पाए जा रहे हैं वो सजीव हैं, और जिनमें ये लक्षण नहीं पाए जाएंगे वो निर्जीव हैं। पहले हम सारे लक्षणों को बारी बारी से देख लेते हैं, फिर उनका एक्सप्लेनेशन देखेंगे हम लोग। हाँ बिल्कुल, लिख लीजिएगा इनको, और भाई अभी तक अगर जो भी शेयर नहीं किया वीडियो तो शेयर करिएगा, क्योंकि हम जानते हैं इस समय सारे कॉलेज और स्कूल्स सभी बंद हुए हैं, तो आप इसी चैनल से हर चैप्टर को आप बेहतर तरीके से सीख सकते हैं, बेहतर से बेहतर तरीके से आप सीख सकें, बहुत ही आसान तरीके से। अगर जो आप वीडियो को पूरा देखते हैं तो मैं गारंटी लेता हूं भाई कि आपको कोई और टॉपिक या इससे रिलेटेड कोई और वीडियो आपको देखना पड़ेगा भाई, ऐसा बिल्कुल नहीं। आप देखते ही देखते सभी डिफिनेशन आपके इस छोटे से डिब्बे में घुस जाएंगे, बिल्कुल। हाँ देखते हैं, और भाई शेयर नहीं किया तो भाई शेयर जरूर करिए भाई, ये ऐसे नहीं चलेगा भाई, देखिए शेयर करते रहिएगा, और लाल कलर का आपको बटन दिख रहा होगा सब्सक्राइब करना, भाई करिए ना भाई, करिए करिए, हाँ बिल्कुल बिल्कुल करिए, बिल्कुल परफेक्ट, हाँ गुड गुड, बहुत से लोगों ने कर दिया, वेरी गुड। लाइक भी करिए भाई, लाइक करेंगे आप तो मेरा हौसला बढ़ेगा, और हम और ताकत से और अच्छे से और जल्दी से जल्दी अच्छे अच्छे वीडियो देंगे, बिल्कुल बिल्कुल। चलिए ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते हुए, हाँ सजीवों के लक्षण लिखेंगे हम लोग। पहला लक्षण भाई कौन सा है, हाँ कोशिकीय संगठन, गुड। आकृति एवं आमाप, दूसरा। तीसरा वृद्धि, दिख रहा होगा भाई आपको। पोषण, पांचवा है उपापचय, छठा है श्वसन, सातवां है उत्सर्जन, आठवां है गमन, नवा है संवेदनशीलता, अनुकूलता एवं स्थैतिकता, दसवां है जनन, 11वां है जीवन चक्र या लाइफ साइकिल बोल सकते हैं, जीव विकास 12वां है। ये 12 लक्षण हैं जो सजीवों में मुख्य रूप से पाए जाते हैं, जो कि इनको निर्जीव से अलग बनाते हैं भाई। अब हम इन लक्षणों को जो है डिस्क्रिप्शन करते रहेंगे, बिल्कुल वर्णित करते रहेंगे, एक एक पॉइंट को वर्णित करते रहेंगे, और आप लिखना चाहें तो आप साथ में सुन के वीडियो को रोक के आप अपनी नोटबुक पे लिखते रहिए, जिससे आपके नोट्स तैयार होते रहेंगे और आपको कहीं और जाने की भाई कोशिश नहीं करनी पड़ेगी, और आपको कहीं और कोचिंग करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी कि आप रुपए दे जाके उसको। हाँ आपको लगता है तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। चलिए वैसे हम पूरी कोशिश करेंगे आपको बेहतर समझाने का, और आप पूरी कोशिश करिएगा वीडियो को शेयर करने का। चलिए कोशिकीय संगठन, कोशिकीय कोशिका से भाई मिलकर बना, संगठन का मतलब होता है जुड़ा हुआ है, जुड़ा हुआ, यानी अगर जो हम प्रत्येक जीवधारी का हम शरीर देखेंगे तो वो कोशिका से ही मिलकर बना होता है, यानी कोशिका जो होती है हमारे शरीर की
एक मौलिक इकाई होती है। यानी अगर जो पृथ्वी पर जीवधारी आया है और वो सजीव है तो वो कोशिका से मिलकर भाई बना होगा। ठीक है, अब वो चाहे जीवधारी एक कोश की हो या वो जीवधारी बहुकोश की हो या आकोष्ठीय भी आप कह सकते हैं। एक कोश की और आकोष्ठीय में अंतर क्या होता है ये आपको आगे में डिस्क्रिप्शन दूंगा। अभी के लिए हम क्या बात कर रहे हैं, कोश की संगठन, यानी प्रत्येक जीवधारी कोशिका का मिलकर बना होता है, जो कि कोशिका हमारे शरीर की एक मौलिक इकाई होती है। यानी प्रत्येक जीवधारी चाहे एक कोश की हो या आकोश की या बहुकोश की हो, वो कोशिका से मिलकर बना तो सभी का संगठन जो होता है अलग अलग हो। अब भाई देखते हैं भाई, जो आकोशीय प्राणी है या एक कोशिकीय प्राणी है वो छोटा सा होगा, नग्न आंखों से आपको दिखाई भी नहीं पड़ेगा और उसका जो पूरा बॉडी स्ट्रक्चर होगा अलग तरीके से होगा। और जो भाई बहुकोशिकीय होगा वो पूरा उसपे कोशिका जुड़कर पूरे अंग का निर्माण किए हैं, यानी वो आपको दिखाई पड़ेगा। यानी कुल मिला के हम क्या कह रहे हैं, यानी कि कोशिका के संगठन से जीवधारियों का निर्माण हो जाता है। यानी प्रत्येक सजीव में भाई कोशिकीय संगठन पाया जाएगा। ठीक है, बल्कि निर्जीव में ऐसा नहीं होता है भाई कोशिकीय संगठन पाया जाए। कोई निर्जीव को एक कोशिकीय होता है ना, निर्जीव आकोशिकीय थोड़ी ना होता है। हाँ, अगली हेडिंग भाई कौन है, आकृति एवं आमाप। हाँ, ये भाई टॉपिक भाई ध्यान से देखिए। अब भाई लोग सोच रहे होंगे कि भाई निर्जीव में भी तो आकृति और आमाप होती है। हाँ होती है, लेकिन ध्यान से सुनिएगा, जितने सजीव होते हैं उनकी आकृति एवं आमाप एक निश्चित होती है। जैसे गुलाब की आकृति निश्चित होगी, यानी आप जितने भी गुलाब देखेंगे वो सभी एक ही प्रोसेस से बड़े होंगे और उतने ही एज में उतने ही बड़े होंगे। और कुत्ता देख लेते हैं, कोई भी जानवर देख लेते हैं, वो भी उसकी आकृति एक निश्चित शेप में होगा। ऐसा तो है नहीं कि आपकी गली में दो पूंछ वाला कुत्ता रहता है ऐसा तो है ना कि आपकी गली में कि दो पूंछ वाला कुत्ता रहता है और भाई हमारी गली में बिना पूंछ वाला ही कुत्ता रहता है। हाँ, कटवा दो बात अलग। यानी कि वर्ल्ड में जितने भी डॉग पाए जाएंगे सबकी शेप एक ही जैसी होगी ना। और वर्ल्ड में जितने भी रोज पाए जाएंगे सबका शेप अलग होंगे। लेकिन अब हम निर्जीव देखेंगे, जितने भी हम निर्जीव चीजें देखेंगे सबका शेप अलग अलग होता है। यानी हम कह सकते हैं कि जितने भी सजीव होते हैं उनकी आकृति एवं आकार सेम होती है। आपको समझ में आ रहा है कि नहीं? गुड। चलिए अब हम वृद्धि के बारे में डिस्कस करते हैं भाई। ऐसी बात है, हमने बताया कि जो सजीव होते हैं भाई कोशिका से मिलकर बने होते हैं और कोशिका में भौतिक और रासायनिक परिवर्तन यानी फिजिकल एंड केमिकल जो होते हैं चेंजेस होते रहते हैं, जिसके कारण उसकी कोशिका में भी क्या होता है, परिवर्तन होता है। और कोशिका में क्या होता है, जब कोशिका में भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन होंगे और जब कोशिका में भौतिक रासायनिक परिवर्तन होंगे तो कोशिका में क्या होगा, सेल डिवीजन भी होना चालू हो जाएगा। यानी कि कोशिका विभाजन 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32 ऐसे होते चले जाएंगे। और जब कोशिका विभाजन होता चला जाएगा तब क्या होगा, उस जीव में वृद्धि होती है रहेगी। यानी वो बड़ा होगा, मोटा होगा, दुबला होगा। हाँ, दुबला होने से ऐसा नहीं कि कोशिका विभाजन रुक जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, वो अंदर के चेंजेस, बॉडी के अंदर के चेंजेस से होते हैं, ब्लड पर डिपेंड करता है। ठीक है, यानी कि जब उसमें भौतिक रासायनिक परिवर्तन होंगे तो उसमें वृद्धि भी होगी। और निर्जीव में मैंने क्या बताया था, कोशिका द्रव्य में कोई भी परिवर्तन होता ही नहीं है, क्योंकि कोशिका द्रव्य उसमें पाया ही नहीं जाता है निर्जीव में। ठीक है, तो जाहिर सी बात है वो जितने बड़े हैं वो उतने बड़े ही रहेंगे। अभी भैया मान लेते हैं अभी हमारे सामने बच्चा बैठा है, ये हमने इसको इतने बड़ा देखा है और 10 साल बाद हम देखते हैं इसको तो ये हमको थोड़ा चेंजेस दिखाई पड़ेगा, यानी बड़ा हो जाएगा। तो क्या हुआ, इसकी जो सेल्स में जो है चेंजेस होते रहे, इसमें सेल डिवीजन हुआ, चेंजेस होने के बाद सेल डिवीजन हुआ और इसमें वृद्धि हो गई। लेकिन जो है मेरे सामने जो मेज पड़ी हुई है उसको हम 10 साल बाद देखेंगे, टूट जाए वो बात अलग, लेकिन अगर तो सेफ रखी जाएगी
तो वो उतनी की उतनी ही बड़ी रहेगी, उसमें वृद्धि नहीं होगी। आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। अब हम पोषण की बात करते हैं। पोषण, जैसा कि हमको पता है कि प्रत्येक जीवधारी को जीवित रहने के लिए भाई भोजन की आवश्यकता होती है, और उसी भोजन में जो होते हैं पोषक पदार्थ होते हैं। ठीक है, क्योंकि भाई जब हमारी कोशिका में रासायनिक परिवर्तन या भौतिक परिवर्तन हो रहे होते हैं तो हमको ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ठीक है, यानी एनर्जी की आवश्यकता होती है। आज भाई जैसे कि हम पढ़ा रहे हैं, मैं बोल रहे हैं, अगर जो हम सुबह नाश्ता नहीं किए होते तो हम बोल थोड़ी ना पाते, है ना। और जो निर्जीव चीज हुई है भाई, हमारी मेज तो जब से बनी है तब से कुछ भी खाना नहीं खाई है उसको खाने क्या जरूरत। ठीक है, यानी जितने सजीव होते हैं उनको पोषण की आवश्यकता होती है, क्योंकि उनको ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और जब ऊर्जा की आवश्यकता होती है तो उनमें पोषण की भी आवश्यकता होती है। ठीक है, बिल्कुल निर्जीव में नहीं। अब हम उपापचय की बात नहीं करेंगे, बिल्कुल मेटाबॉलिज्म इसको इंग्लिश में भी बोलते हैं, मेटाबॉलिज्म, यानी कि हमारी जब कोशिका में भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन होते हैं तो हमारे शरीर में उपापचयी क्रियाएं होती हैं। उपापचयी क्रिया कैसे, जैसे ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो गया, हाई हो गया, शुगर लेवल हाई हुआ, लो हुआ, यानी पूरे बॉडी के सिस्टम को मेंटेन करने के लिए ये सब क्या होती है, उपापचयी क्रियाएं संपन्न होती रहती हैं। ठीक है, और निर्जीव में ऐसा कुछ होता नहीं है। अब हम लोग श्वसन की बात देखेंगे। हाँ, श्वसन, बिल्कुल 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 श्वसन, जैसे कि जो जीवधारी जीवित होता है उसको जीवित रहने के लिए वायु की आवश्यकता भाई होती ही होती है। यानी कि ये क्या करते हैं, वायुमंडल से ऑक्सीजन को ग्रहण करेंगे और CO2 को बाहर निकालेंगे। और प्लांट क्या करेंगे, CO2 को अंदर ग्रहण करेंगे और बाहर निकालेंगे। यानी जब ये श्वसन करेंगे जीवधारी, तो श्वसन के दौरान यही ऑक्सीजन कोशिका तक पहुंचती है, यानी ब्लड के थ्रू सभी कोशिकाओं तक पहुंचती है। और जब ये कोशिकाओं तक पहुंचती है तभी तो भाई भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन होंगे, और जब भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन होंगे तो बाकी ये सारी एक्टिविटी होती रहेंगी। हाँ बिल्कुल, यानी जितने सजीव होंगे सब में श्वसन की आवश्यकता जरूर होगी जीवित रहने के लिए। अब हम लोग उत्सर्जन की बात करते हैं भाई। जाहिर सी बात है, जब हम लोग खाएंगे पिएंगे, सजीव खा पी रहा है, उसके अंदर वो अपने हर सामान को स्टोरेज कर रहा है, खाने पीने की चीजों को, और जो है तो वो बाहर भी वेस्ट प्रोडक्ट तो बाहर निकलेगा ना, यूरिन के थ्रू। ठीक है, बाहर निकल रहा है कि नहीं, यानी सजीवों में उत्सर्जन भी होता है। अभी भाई हम देखते हैं, देखिए भाई ये देखिए हमारे पसीना आ गया है तो क्या हुआ, यानी कि शरीर के टेम्परेचर को नियमित करने के लिए पसीना आता है। हाँ, तो यानी कि इसमें क्या हो रहा है, उत्सर्जन की क्रिया हो रही है, यानी वेस्ट प्रोडक्ट को जो है उत्सर्जन के द्वारा बाहर निकाला जाता है। 8वां पॉइंट हम लोग क्या देख रहे हैं भाई, गमन। गमन क्या होता है, देखिए लेफ्ट राइट लेफ्ट और लेफ्ट राइट लेफ्ट। हाँ बिल्कुल, चलना, यानी जितने भी उच्च क्वालिटी के जितने भी सजीव होते हैं उनमें गमन होता है, स्थान परिवर्तन भाई करते हैं। हाँ भाई वो बात अलग है कि जो कुछ प्लांट होते हैं वो एक जगह पर स्थित रहते हैं, कुछ प्लांट जो होते हैं वो एक जगह पर स्थित रहते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी प्लांट होते हैं जो चल के अपना भोजन बनाते हैं। इसके बारे में मैं आगे वीडियो बना दूंगा कि हाँ वो एक जगह पर नहीं रुके रहते हैं, चल के पकड़ के भोजन करते हैं, वो प्लांट होते हैं वो। समझ रहे हो, मतलब वो यहाँ पे है, आज यहाँ पे है, कल वहां पे होंगे, पकड़ के भोजन करेंगे वो। ठीक है, अब गमन, सजीवों में गमन तो होता ही रहता है। अगला क्या है, संवेदनशीलता, अनुकूलता एवं स्थिरता, ये तीनों एक ही में पॉइंट है। यानी जितने भी सजीव होंगे उनमें संवेदनशीलता तो भाई पाई जाएगी। अभी देखिए कोई आपके चोटी काटे, ओहो दर्द होता है, पीछे कहेंगे या ओ बहुत गर्म था, ओ बहुत ठंडी है, यानी आपको संवेदनशीलता उत्पन्न होती रहेगी, यानी संवेदन आप हर चीज को महसूस कर सकते हैं, ये संवेदनशीलता होती है। अनुकूलता क्या होती है, आप जिस जगह पर रह रहे हैं उस जगह के अनुसार आपकी बॉडी अपने आप को उसी जगह के अनुसार ढाल लेगी। ठीक है, तो वो अनुकूलता
अनुकूलता होती है, यानी अनुकूलन कर ले अपनी बॉडी को, ठीक है, यानी सजीवों में अनुकूलन करने की क्षमता भी पाई जाती है, अर्थात उनमें अनुकूलता भी पाई जाती है। स्थितिकता क्या होती है कि सजीवों में अपने बॉडी के टेम्परेचर को नियंत्रित करने की ताकत पाई जाती है। भाई देखिए, अभी मान लेते हैं समर चल रहा है, तो समर में क्या होगा, टेम्परेचर हाई हो जाता है, तो बॉडी जो होती है तो भी नियंत्रित रहती है अपनी। और उधर विंटर में क्या होता है, टेम्परेचर लो हो जाता है, फिर भी बॉडी को क्या होता है, उतने ही रहता है। यानी हमारे शरीर का टेम्परेचर 98 डिग्री फ़ारेनहाइट लगभग होता है, एक दो कम भी हो सकता है, 98 डिग्री फ़ारेनहाइट रहता है, चाहे गर्मी हो चाहे जाड़ा हो, नॉर्मल 98 ही आपकी बॉडी का रहेगा, चाहे कितनी भी ठंडी हो चाहे कितना भी जाड़ा हो, 98 डिग्री ही फ़ारेनहाइट रहेगा। अगर जो इससे कम हो या ज्यादा हो तो आपकी तबीयत खराब हो सकती है। अगला पॉइंट हम क्या देख रहे हैं, जनन। जनन यानी जितने भी सजीव होते हैं अपनी पीढ़ी को आगे बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, जनन करते हैं। अपनी पीढ़ी को आगे बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, जनन करते हैं, यानी रिप्रोडक्शन करते हैं। बिल्कुल, हाँ। जीवन चक्र यानी कि सभी सजीवों में एक निश्चित अवधि होती है उनकी आयु की, और वे उस आयु में अपना पूरा जीवन चक्र पूरा करते हैं। जैसे कि मनुष्य या जानवरों में क्या हो गया, पहले वो शिशु अवस्था में होता है, प्रौढ़ अवस्था में, बाल्य अवस्था में, धीरे धीरे किशोरावस्था में, और फिर जवान होता है, फिर बुढ़ा होता है, और फिर उसकी मृत्यु हो जाती है। यानी वो अपना पूरा लाइफ साइकिल जो होता है सजीव पूरा करता है कि नहीं, बल्कि निर्जीवों में ऐसा कुछ नहीं होता है। अगला क्या है, जीव विकास। जीव विकास की सिंपल डिफिनेशन क्या होती है कि सरल संरचना वाले जीवों से जटिल संरचना वाले जीवों का जो होता है क्रमिक विकास, यानी धीरे 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 विकास होना। यानी कि जो सरल संरचना वाला जीव था, यानी बहुत सी सरल, यानी बिल्कुल छोटा सा, वो धीरे धीरे क्या होगा, जटिल संरचना में डेवलप हो जाए होगा, मतलब यानी सरल संरचना से जब वो जटिल संरचना में धीरे धीरे डेवलप होगा तो क्या कहलाएगा, जीव विकास। बिल्कुल, आज मैंने सजीव और निर्जीव के सभी लक्षणों को मैंने डिस्कस कर दिया है। बिल्कुल, आगे हम लोग इसके शेष आगे के टॉपिक को हम क्लियर करेंगे, ठीक है, क्लियर करेंगे। और पार्ट 2 बिल्कुल भी मिस ना करिएगा। आइए पार्ट 2 देखिए, अपने नोट्स प्रिपेयर करिए और बायो में हीरो बन जाइए। बिल्कुल बिल्कुल हीरो बनेंगे आप, बिल्कुल हीरो बनेंगे। आपको अगर जो अच्छे से समझ में आया है तो जस्ट बिल्कुल लाइक का बटन दबाइए और वीडियो को स्किप मत किया करिए, पूरा देखा करिए। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग।